नमस्कार प्यारे प्यारे बच्चों, मैं निपुण मित्तल आपका स्वागत करता हूं आपके इस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर नीट वाले सेशन में, जिनको आपकी तरफ से बेहद प्यार मिल रहा है। अब ये वाले जो सेशन है, इनके अंदर हम आपको ये बताते हैं कि इस वाले पार्ट ऑफ द चैप्टर से आप लोगों को कौन कौन से पोर्शंस को अब पढ़ लेना है। ठीक है, तो एक चैप्टर का नाम और उस चैप्टर के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स। अब उन बहुत सारे टॉपिक्स में आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, अब एग्जाम से पहले देख कर जाना और अपनी सरसरी निगाह मार लेना। ये आप लोगों के लिए अब इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि अब रिवाइज करें तो कितना करें, बहुत थोड़े से दिन बचे हैं, इसीलिए जल्दी जल्दी से रिवीजन हम लोगों को करना है। और इसी कारण से मैं आपको बोलता हूं कि इन वाले लेक्चर्स को देख लो, छोटे छोटे से लेक्चर्स 10 से 15 मिनट के अंदर आपके खत्म हो जाएंगे और आपको आइडिया लग जाएगा कि इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। तो पहले ये देख लो और उस चैप्टर का रिवीजन कर लो, ये वाला लेक्चर देख लो, उसका रिवीजन कर लो, तो जल्दी से हम लोग इस तरह से इस सीरीज को खत्म कर लेंगे। ठीक है, तो आइए आज शुरुआत करते हैं नए चैप्टर के साथ, जिसका नाम है लॉज ऑफ मोशन। तो आज किसकी बात होने वाली है? लॉज ऑफ मोशन के बारे में बात होने वाली है। तो आइए शुरुआत करते हैं लॉज ऑफ मोशन की। और जब हम लोग लॉज ऑफ मोशन के बारे में बात करते हैं, तो लॉज ऑफ मोशन के अंदर बात होती है हमारी सबसे पहले टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में, कि आखिर फोर्सेस के टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ फोर्सेस की जब बात होती है तो एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट आता है कि भाई कौन सी फोर्स इनके अंदर सबसे बड़ी है, कौन सी फोर्स जो है वो सबसे छोटी है। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारी जो चार टाइप की फोर्सेस हैं, उनमें सबसे बड़ी फोर्सेस कौन सी होती हैं और वीकेस्ट फोर्सेस जो हैं वो कौन सी होती हैं। ठीक है ना, तो इस बहाने थोड़ा सा किताब खोल के देख लेना, नोट्स खोल के देख लेना, जिससे आप लोगों को जल्दी से इस बात का भी आइडिया हो जाए। और जो फोर्सेस के रेशो हैं उनको भी देख लेना कि भाई एफ ई अपॉन एफ जी कितना होता है, एफ जी अपॉन एफ ई कितना होता है। तो आपकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज हो गई, इसके अलावा आपकी ग्रेविटेशनल फोर्सेज हो गई, ग्रेविटेशनल के अलावा आपकी न्यूक्लियर फोर्सेज हो गई, और न्यूक्लियर फोर्सेज के साथ साथ आपकी वीक फोर्सेज हो गई जो वंडरवॉल फोर्सेज होती हैं। ठीक है, तो इसके अंदर इन दोनों के बीच का रेशो आप लोगों के काम का है। ठीक है, इसमें कौन सी स्ट्रॉन्गेस्ट है ये बात भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो यहां से इस चैप्टर की शुरुआत होती है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो हम इस वाले चैप्टर के अंदर बनाते हैं क्या, हम इसके अंदर बनाते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। तो फ्री बॉडी डायग्राम सभी लोगों को अच्छे से बनाना आता है, इसके अंदर मैं जानता हूं कि कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर ये बनाना नहीं आता तो पूरी फिजिक्स बेकार हो गई। ये मतलब सबसे बेसिक है पूरी आगे की फिजिक्स का। तो फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में सब लोगों को पूरी पूरी इंफॉर्मेशन है। इसके बाद हम लॉज ऑफ मोशन के अंदर जब आगे बढ़ते हैं तो हम लोग बात करते हैं कुछ मोमेंटम कंजर्वेशन के बारे में। और मोमेंटम कंजर्वेशन के साथ साथ हम लोग इसके अंदर पढ़ते हैं तीनों न्यूटन के जो लॉज हैं वो, तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड लॉ। अब जब हम लोग मोमेंटम कंजर्वेशन की चर्चा करते हैं, तो मोमेंटम कंजर्वेशन की चर्चा के साथ साथ ये बात ध्यान रखना, यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों के फॉर्म होंगे जिसमें आप लोगों को पता लगेगा कि कैसे बॉडी का मोमेंटम जो है वो चेंज हो रहा है। मतलब कि यहाँ से आपसे सवाल जो है वो डेल्टा पी के ऊपर पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और जो हम लोग फॉर्मूला लिखते थे, एफ एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, या फिर इंस्टेंटेनियस वैल्यू के लिए जब हम लोग लिखते थे डी पी बाई डी टी, विच इज ऑल्सो द सेकेंड लॉ, वहां से आप लोगों का क्वेश्चन जो है वो बनाया जा सकता है। ठीक है, यहां से आपको एक ग्राफ दिया जा सकता है मोमेंटम वर्सेस टाइम का, और मोमेंटम वर्सेस टाइम का ग्राफ देके आप लोगों से फोर्स कंपेयर भी कराए जा सकते हैं और फोर्स के बारे में पूछा भी जा सकता है। ठीक है, हाई वैल्यूज ऑफ फोर्स फॉर अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम में आप लोगों से इंपल्स के बारे में सवाल जो है वो भी किया जा सकता है। तो इंपल्स मोमेंटम थ्योरम के बारे में भी थोड़ा सा आइडिया रखें। ठीक है, स्टेटमेंट इनके कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, स्टेटमेंट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लॉ के आप लोग एक बार पढ़ के देख लेना। थर्ड लॉ से आप लोगों के लिए थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकता है। थर्ड लॉ के लिए फोर्सेस किस टाइप की होनी चाहिए, एक्शन रिएक्शन पेयर होने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, वो सब बातें आपसे यहाँ पर पूछी जा सकती हैं। तो इंपल्स मोमेंटम थ्योरम, इनके स्टेटमेंट जो हैं वो कभी कभार आपसे पूछ लिए जाते हैं। असर्शन रीजन के अंदर बातों को घुमा के पूछा जा सकता है, इसीलिए थोड़ा सा डीप स्टडी मेरे हिसाब से ये वो टॉपिक है जहां पर सारे के सारे बच्चे कंफर्टेबल रहते हैं। तो इस पार्ट पर तो आपको एकदम, जिसे बोलते हैं ना कि हम एकदम किला फतेह करके ही आएंगे, वो होना चाहिए। ठीक है, फिर हमारे पास में जब टाइप्स ऑफ फोर्सेस की हम लोग बात करते हैं, तो उसमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर ऑफ फोर्सेस होती हैं, इनके अंदर हम नॉर्मल, टेंशन और फ्रिक्शन के बारे में पढ़ते हैं। तो टाइप्स ऑफ फोर्सेस के अंदर हमारी जब बारी आई तो हम लोगों ने फिर किसकी बात की, हमने बात की भाई नॉर्मल फोर्सेस की, किस तरह से एक्ट कर रही होती हैं। तो आपसे कंपैरिजन कराया जा सकता है, नॉर्मल फोर्सेस कौन सी डायरेक्शंस के अंदर लग रही हैं। साथ ही टेंशन के बारे में आपसे बात की जा सकती है, जिसके अंदर आपसे स्ट्रिंग कटिंग का क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। ठीक है, तो स्ट्रिंग कटिंग और इक्विलिब्रियम, है ना भाई। अब जैसे हम लोग सेकंड लॉ के बारे में तो पढ़ ही चुके हैं,
तो सेकंड लॉ जो हम लोग एफ नेट इक्वल्स टू एम ए लिखते हैं, ए इक्वल्स टू एफ बाई एम, एफ नेट इक्वल्स टू एम ए, जो हम लोग यहाँ पर सेकंड लॉ के बारे में चर्चा कर रहे होते हैं, तो सेकंड लॉ से रिलेटेड सारी की सारी एप्लीकेशन यहाँ पर आपसे पूछी जा सकती हैं, जिसमें मैं आप लोगों को बता दूं एटवुड मशीन तो आपके लिए एकदम जबरदस्त रूप से इंपॉर्टेंट है। यस, एटवुड मशीन भूलना मत। एटवुड मशीन के रिजल्ट्स याद हैं आप लोगों को? ये एकदम याद होने चाहिए इसके रिजल्ट्स। इसमें कोई ये नहीं होना चाहिए सर मैं तो वहां डिराइव करूंगा। इसका रिजल्ट याद हो तो कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन का भी और एक्सेलरेशन का भी। देखो एक्सेलरेशन वाला तो बहुत ही ईजी होता है। अभी तो लोग सोच रहे हैं एटवुड मशीन क्या होती है, जो लोग ये सोच रहे हैं एटवुड मशीन क्या होती है उन लोगों के लिए है ना, छोटा सा एक डायग्राम जो है वो बना देता हूँ, ये देख लो। 2 साल से इसके ऊपर एकदम सिंपल, मतलब जिसे बोलते हैं ना महाचंपक छाप सवाल जो है वो आप लोगों से पूछा जा रहा है, और उसको गलत अगर कर रहे हो तो फिर आप चंपक बन जाते हो। तो ये मान लो M1 है और ये मान लो क्या है बेटा M2। M1 अगर हैवियर है तो M1 जो है वो नीचे जाएगा विद एन एक्सेलरेशन लेट्स से A1, है ना, और M2 जो है वो ऊपर जाएगा विद द सेम एक्सेलरेशन। तो ए मैंने एक्सेलरेशन मान लिया, M1 को हैवी मान लिया, तो यहाँ क्या लग रहा होगा M1 जी, यहाँ क्या लग रहा होगा बोलिए भाई M2 जी। फिर हम लोग यहाँ पर टेंशन भी मार्क कर सकते हैं रस्सी में, डायरेक्शन ऑफ टेंशन हमें पता है कि वो रस्सी को ऐसे कंप्रेस करने की कोशिश करती है, यहाँ भी टी यहाँ भी टी, मासलेस रस्सी है मतलब कि टेंशन इन द स्ट्रिंग विल रिमेन द सेम एट ऑल द पॉइंट्स, ठीक है। पुली जो है वो भी मासलेस ली गई है। तो सारी कंडीशंस को ट्रू करते हुए हम लोग या तो दो दो इक्वेशन लिखें। दो इक्वेशन जब मैं यहाँ पर लिखता हूँ तो मेरी दो इक्वेशंस क्या आती हैं इसके लिए बोलो? इसके लिए सर जिस तरफ एक्सेलरेशन वो वाली फोर्स बढ़ी मतलब कि टेंशन वाली फोर्स बढ़ी, टेंशन वाली फोर्स बढ़ी मतलब कि T माइनस M2G इज इक्वल टू M2 इंटू ए, नेट फोर्स इक्वल्स टू Ma। और क्योंकि ये नीचे जा रहा था तो Mg वाली फोर्स बढ़ी मतलब कि M1G माइनस टी इज इक्वल टू M1 टाइम्स ऑफ ए। अगर मैं ये दोनों लिख सकता हूं तो बस सारी की सारी चीजें सॉल्व कर सकता हूं। किसी भी क्वेश्चन में हम लोगों को यही दो इक्वेशन तो लिखनी है। लिखिए सारे वेरिएबल्स काम में ले लीजिए। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक बता दो। इसकी शॉर्ट ट्रिक के अंदर क्या होता है भाई? टेंशन एक इंटरनल फोर्स होती है, नॉर्मल एक इंटरनल फोर्स होती है, हम लोग ये जानते हैं। इसका मतलब जैसे ही मैं इसे सिस्टम मानता हूं तो टेंशन को काम में लेने का कोई जरूरत नहीं है। अब टेंशन को ही काम में नहीं लेना है, इसका मतलब जो नीचे M1G लग रहा है उसको अपोज M2G कर रहा है। इसको ऐसे वाला डब्बा बना लो। तो इधर लगा कौन? M1G, इधर लगा कौन? M2G। नेट टेंशन इधर इधर आपस में कैंसिल हो गई तो M1G माइनस M2G इज इक्वल टू M1 प्लस M2 इंटू ए। वो आप इसको ऐड करते तो भी वही आता, बात एक ही है। अब उसमें स्टाइल मार लो अलग अलग तरह से, हमने भी वही किया, ठीक है। इसमें टेंशन का रिजल्ट और एक्सेलरेशन का रिजल्ट आप लोगों की टिप्स पर होना चाहिए, जिससे वहां जाके फिर आप इतना भी ना सोचें। मैं नहीं चाहता कि ये बात भी आपको सोचनी पड़ जाए अगर एटवुड मशीन का एक सिंपल सवाल आता है तो, ठीक है। तो एटवुड मशीन आना चाहिए। अच्छा, इसके साथ साथ एक और जो चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए वो है यहाँ पे बेटा कंस्ट्रेंट मोशन के कुछ बेसिक पार्ट्स, है ना। कंस्ट्रेंट मोशन के बेसिक पार्ट्स की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो कंस्ट्रेंट मोशन के बेसिक पार्ट्स के अंदर आपको मूविंग पुली वाले जो कंस्ट्रेंट हैं उनके बारे में पूरा आइडिया होना चाहिए, जिसके अंदर अगर आपकी पुली जो है वो ऊपर मूव कर गई मान लो विद वेलोसिटी वीपी, इन दैट केस जो आप लोगों के दोनों ये मास हैं, लेट्स कॉल दिस ए एंड लेट्स कॉल दिस बी, तो वी से ये ऊपर जा रहा था और वी से ये ऊपर जा रहा था। और जो रिलेशन हम लोग लिखते हैं फिर वीपी का, उसकी वैल्यू क्या लिखते हैं भाई साहब? वी प्लस वी बाई टू। यस और नो? यस सर। सेम गोज विद द डिस्प्लेसमेंट, सेम गोज विद द एक्सेलरेशन, ठीक है। साथ में हम एक और रिजल्ट जो जानते हैं वो इसके अंदर लेंथ कांस्टेंट वाला रिजल्ट होता है, ठीक है ना। तो सेम रिजल्ट गोज विद डिस्प्लेसमेंट, यानी कि एक्सपी इज इक्वल टू एक्स ए प्लस एक्स बी बाई टू। इसको इंटीग्रेट किया तो ये आ गया। डायरेक्शंस का बहुत ध्यान रखना है। और अगर इस वेलोसिटी वाले एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट कर दिया तो एपी वाला फॉर्मूला आ गया, ए प्लस ए बी बाय टू, विच यू कैन इजीली सी। करेक्ट। तो सारे फॉर्मूलेज आप लोगों के पास में आ जाते हैं जैसा कि आपके सामने है। करेक्टो? ओके। तो कंस्ट्रेंट वाले पार्ट से क्या पढ़ना है मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। कंस्ट्रेंट के अलावा ये वाले पोर्शन से क्या क्या पढ़ना है इसकी भी हमारी बात हो गई है। साथ में कई बार आपसे इंक्लाइन प्लेन के बारे में सवाल जो है वो भी कर लिए गए हैं। तो इंक्लाइन प्लेन वाले जो आपके सवाल होते हैं, है ना, ध्यान से इन सवालों के अंदर आपको नॉर्मल की डायरेक्शन, फोर्सेस की डायरेक्शन दोनों देखनी आनी चाहिए। तो अगर मैं एक इंक्लाइन प्लेन इस तरह से बना रहा हूं, ये हमारे पास में एंगल थीटा है, यहाँ हमारे पास में एम मास का अगर एक ब्लॉक है, इन दैट केस एम जी हमेशा आप लोगों का नीचे लगता ही है। इस एम जी के कॉम्पोनेंट्स आपको एकदम परफेक्टली करने आने चाहिए। ये आपका एम जी साइन थीटा और ये आपका एम जी कॉस थीटा। नॉर्मल की अगर बात करें तो नॉर्मल आपका इधर लग ही जाएगा,
ठीक है, तो एक्सेलरेशन अलोंग द इंक्लाइन के हिसाब से हम लोग बहुत मजे मजे से निकाल लेंगे। नॉर्मल की वैल्यू mg cos थीटा के बराबर कर देंगे और mg sin थीटा विल बी द ओनली फोर्स व्हिच इज एक्टिंग अलोंग द इंक्लाइन व्हिच विल कॉज द एक्सेलरेशन। तो सारी चीजें आपको यहाँ पर पता लग जाएंगी। ठीक है ना, तो इंक्लाइन प्लेन का अगर सवाल आता है तो अपने को ये करना आना चाहिए। इंक्लाइन प्लेन पे कई बार आपको पुलीज वगैरह भी लगा के दे दी जाती है, कुछ इस तरह। मान लेता हूँ ये एम मास है और ये जो हमारा इंक्लाइन प्लेन था इट वाज लेट्स से कनेक्टेड टू अ पुली, और कुछ इस तरह से एक मास और जो है वो ऐसे लटक रहा था। हाँ, ऐसा सवाल भी पूछ लिए जाते हैं। लेट्स कॉल दिस m1, लेट्स कॉल दिस m2। अब एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अपने हिसाब से मान लो, जो भी m1 m2 की वैल्यूज हैं, कौन बड़ा है कौन छोटा है उसके हिसाब से देख लो अपने आप। आंसर अगर नेगेटिव आया तो आपने गलत मानिए, पॉजिटिव आया तो आपने एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सही मानिए। वहां से भी आप लोग इनको सॉल्व कर सकते हो। कोई बहुत टफ आजकल ये लोग सवाल नहीं देते कि 25 पुली बना के एक क्वेश्चन करा दिया। ईयर लॉन्ग कोर्सेज के अंदर हम लोग उनको सॉल्व करते हैं, अब उन वाले क्वेश्चन को देखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इंक्लाइन प्लेन पे कुछ इस तरह के सवाल देखने को मिलते हैं। फिर इनको क्या स्प्रिंग से बहुत प्यार है। हाँ, तो स्प्रिंग फोर्सेस जो होती है ना, ये बहुत मतलब लगाव वाली चीज़ है। इनको पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा लगाव है, क्योंकि स्प्रिंग थोड़ा सा अलग तरह का बिहेवियर दिखाती है। एंड बिकॉज व्हेन वी टॉक अबाउट स्प्रिंग चीज़ें थोड़ी सी अलग भी हो जाती हैं। तो स्प्रिंग फोर्स के लिए मैं आपको ये याद दिला दूं कि स्प्रिंग कांस्टेंट होता था के। स्प्रिंग कांस्टेंट जो के होता था, इसके डायमेंशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, हाँ। तो mg अगर नीचे लग रहा है तो स्प्रिंग के ऊपर यहाँ kx लगेगा, और हम लोग सीधे लिखते थे कि भाई mg की वैल्यू kx के बराबर है, मतलब कि x जो है वो mg बाई k के बराबर है। इस तरह के खूब सारे क्वेश्चन करते थे। स्प्रिंग कांस्टेंट के डायमेंशन आप लोग निकाल सकते हैं, और जो स्प्रिंग फोर्स होती है F इक्वल्स टू माइनस ऑफ kx के बराबर होती है, क्योंकि इट एक्ट्स ऑपोजिट टू द डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में हम लोग स्प्रिंग को एलोंगेट कर रहे होते हैं या कंप्रेस कर रहे होते हैं। एलोंगेट करोगे तो ऊपर लगेगा, कंप्रेस करोगे तो नीचे लगेगा, तो इसीलिए माइनस का साइन एक लगा दिया जाता है। ठीक है भाई, है ना, ये स्प्रिंग के लिए। अब स्प्रिंग के अंदर एक और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कभी पूछा जा सकता है, और पहले भी पूछे गए हैं, वो है स्प्रिंग की कटिंग। तो चाहे स्ट्रिंग को काटो चाहे स्प्रिंग को काटो, हमेशा इस बात को ध्यान रखना कि जब भी स्ट्रिंग या स्प्रिंग की कटिंग होती है तो कटिंग करने पर स्ट्रिंग इट लूजेस एवरीथिंग। इसमें सब कुछ हाथों हाथ बदल जाता है। ठीक है, लूजेस बोल दो या बोल दो चेंजेस एवरीथिंग। जबकि स्प्रिंग जो होती है मेंटेन्स द सेम पैरामीटर्स, ऑल्दो दिस इज फॉर अ वेरी वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन, बट हाँ वो मेंटेन करती है क्योंकि वो स्प्रिंग है। स्ट्रिंग के जैसा उसका बिहेवियर नहीं होता। 2 से लेकर 3 सवाल इसके ऊपर आपसे पहले भी एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए स्प्रिंग कटिंग को एक बार देख लेना अपने नोट्स में से। ठीक है, आप लोगों ने बहुत ढंग से किया हुआ है। 2 ब्लॉक, 3 ब्लॉक, 5 ब्लॉक, सब तरह के क्वेश्चन किए हैं। इवन पुली वाले ब्लॉक के भी क्वेश्चन किए हुए हैं। किया तो पता नहीं क्या क्या है, पर अब देख कर क्या जाना है सर, वही तो हमें देखना है। ठीक है, तो इन सब बातों का ध्यान रखना। साथ में स्प्रिंग बैलेंस भी देख लेना भाई, है ना। स्प्रिंग बैलेंस के अंदर कई बार हमें फोर्सेज का पता नहीं लगता, तो स्प्रिंग बैलेंस में फोर्सेज जो है ना वो आपको न्यूटन में ना देके केजी वेट में दे देते हैं। हाँ, जैसे मान लो मेरा आंसर आ रहा है 100 न्यूटन, तो वो 100 न्यूटन जो है ना उसकी रीडिंग जब स्प्रिंग बैलेंस में आएगी तो वो 10 केजी वेट आएगी। तो दिस केजी वेट इज बेसिकली 10, 1 केजी वेट इज 10 न्यूटन, ऐसे ध्यान रखो। तो 10 केजी वेट 100 न्यूटन होंगे। तो ये वाला यूनिट जो है ना ये काम में लेकर आपको कंफ्यूज किया जा सकता है। तो 1 केजी वेट इज बेसिकली 10 न्यूटन। ठीक है ना भाई, इन बातों का खास ध्यान रखना है जो हम लोग यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, अब इस सवाल को देख लेना एक बार, नोट्स में भी मिलेगा। यहाँ पर मेरे पास में एक 10 किलो की एक ब्लॉक बीच में है, दोनों तरफ स्प्रिंग लगी हुई है, यहाँ पर 20-20 किलो के ब्लॉक लटके हुए हैं। आपको बताना है अगर यहाँ पर स्प्रिंग है तो स्प्रिंग के अंदर कितनी फोर्सेस होंगी। ठीक है, हाँ ठीक है ना, रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बतानी है आप लोगों को, तो टेंशन कितनी रहेगी। तो ऐसे हम लोगों को स्प्रिंग के बारे में पता होना चाहिए। इसके अलावा इस चैप्टर के अंदर आप लोगों से पूछा जा सकता है क्वेश्चन विच इज बेस्ड ऑन लिफ्ट। ठीक है, लिफ्ट और वेइंग मशीन। तो लिफ्ट के अंदर वेइंग मशीन रख के, ऑब्वियसली वेइंग मशीन में लिफ्ट नहीं रखेंगे, तो लिफ्ट के अंदर वेइंग मशीन रख के आपसे कई तरह के सवाल जो है वो पूछे जा सकते हैं, जिसमें ऊपर एक्सेलरेट कराया जा सकता है, नीचे एक्सेलरेट कराया जा सकता है आपकी लिफ्ट को, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। बहुत सारी चीजें आपसे यहाँ पर कराई जा सकती हैं। ठीक है ना,
तो वेइंग मशीन वाले सवाल जो हैं उनको एक बार देख लेना, बंदर वाले सवाल जो हैं उनको एक बार देख लेना। वो सब एक ही तरह के होते हैं। बंदर में बंदर ऊपर जा रहा होता है तो हम लोग बोलते हैं यहाँ पर टेंशन कितना होगा, ब्रेकिंग स्ट्रेस वगैरह का नाम दे देते हैं वहाँ पे, है ना, रस्सी की ब्रेकिंग स्ट्रेंथ क्या होगी, वो वाले क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ रखी हुई थी एक वेइंग मशीन पर खड़ा हुआ था एक आदमी, और ये वेइंग मशीन एक बार चली गई कांस्टेंट वेलोसिटी से, एक बार ऊपर एक्सेलरेशन एक बार नीचे एक्सेलरेशन, याद करो। और इसके अंदर फिर हम लोग बाहर से जब देखते थे तो हमें साफ साफ ये वाली बात पता लग जाती थी कि ऊपर लग रहा है नॉर्मल, नीचे को लग रहा है आदमी का mg, और वेइंग मशीन नॉर्मल मेजर करती है तो n की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, mg प्लस ma, अगर ऊपर जा रही है तो। नीचे को अगर जा रही है, ये तो ऊपर वाला केस हो गया, अगर नीचे को जा रही है तो n की वैल्यू क्या हो जाती थी भाई, mg माइनस ma हो जाती थी। ठीक है, अब इस सवाल को आप चाहे सूडो से करो चाहे ग्राउंड फ्रेम से करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, करना आपको है और क्वेश्चन बनना चाहिए। ठीक है, गलती नहीं होनी चाहिए। तो ये लिफ्ट वाली बातें हो गई। लिफ्ट के अलावा आप लोगों से यहां पर पूछा जाता है बेटा सूडो फोर्स के बारे में। ठीक है, हाँ, तो आपको एक्सेलरेटेड फ्रेम जो है वो दे दिया जाएगा, और एक्सेलरेटेड फ्रेम के हिसाब से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सूडो फोर्स लगानी तभी है जब आप एक एक्सेलरेटेड फ्रेम के ऊपर बैठे होंगे, और एक्सेलरेटेड फ्रेम के ऊपर बैठते ही सारी की सारी चीज़ें हमारी चेंज हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसके अंदर एक ये वाला सवाल किया जाता है कि भाई हम लोग इसको कितनी जोर से एक्सेलरेट करें कि जो ऊपर वाला ब्लॉक है ना, वो फ्री फॉल कर जाए, है ना। एक तो ये सवाल किया जाता है। एक और सवाल क्या दिया जाता है आपको इसी के अंदर, कि ऊपर वाला जो ब्लॉक है वो वाला ब्लॉक आपको रेस्ट पे दिखे, उसके लिए इसको कितनी जोर से एक्सेलरेट करें। तो दो तरह के सवाल एक ही कंसेप्ट से आपसे पूछे जाते हैं, सूडो फोर्स। ठीक है, तो यहां पर क्या पूछते हैं, ए सच दैट ब्लॉक फॉल्स फ्रीली, सब आपने क्लास में किया हुआ है। और यहां क्या पूछते हैं आपसे, एक्सेलरेशन सच दैट ब्लॉक रिमेन्स एट रेस्ट। बहुत सारे बच्चे तो आंसर ही बोल रहे हैं मन में, पता है मेरे को, विद रिस्पेक्ट टू वेज। ठीक है, तो इस तरह से हमसे सूडो वाले पार्ट से भी क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं, है ना। अब लॉज ऑफ मोशन के अंदर ही आप लोगों के लिए एक बड़ा टॉपिक आता है जैसे हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शन। ठीक है, अब फ्रिक्शन के अंदर आप लोगों से क्या पूछते हैं इसके बारे में भी चर्चा कर ली जाए। तो जब फ्रिक्शन की बारी आती है तो फ्रिक्शन के अंदर देखो, सबसे पहले तो जो हमारा टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन है वो आपको क्लियर होने चाहिए, स्टैटिक, काइनेटिक और लिमिटिंग। ठीक है, स्टैटिक, काइनेटिक और लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है ये तीनों आप लोगों को क्लियर होने चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है उसकी वैल्यू लेस देन और इक्वल टू म्यू एस टाइम्स ऑफ एन होती है। काइनेटिक फ्रिक्शन की एक कांस्टेंट वैल्यू होती है म्यू के टाइम्स ऑफ एन। और लिमिटिंग फ्रिक्शन असल में इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ योर स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो ये हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू एस इंटू एन। सेल्फ एडजस्टिंग कौन होता है सर, स्टैटिक फ्रिक्शन। इसकी वैल्यू जरूरी नहीं है म्यू एस इंटू एन हो, या अपने आप को फोर्स के हिसाब से एडजस्ट कर लेता है, और इसी के ऊपर फिर हमसे सवाल पूछ लिए जाते हैं कि कितना एडजस्ट कर लेगा तो बताओ फ्रिक्शन कितना होगा। यही हम लोग गच्चा खा जाते हैं, हम म्यू एन टू एन कैलकुलेट कर लेते हैं, पता लगता है कि म्यू एन की वैल्यू बतानी ही नहीं थी, इससे कम हमारा आंसर था क्योंकि फोर्स ही उससे कम लगाई गई थी। तो इसीलिए इसका थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे सवाल आपसे पूछ लिए जाते हैं। एफ के म्यू के इन टू एन इट हैज़ अ कॉन्स्टेंट वैल्यू, इसकी डायरेक्शन आपको देखनी होती है, तो कांस्टेंट वैल्यू का ध्यान रखना। डायरेक्शन हमेशा ऑपोजिट टू रिलेटिव मोशन, ये बात भी ध्यान रखिएगा। और एफ एल ये तो आपका मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लिमिटिंग, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होता ही है, तो ये हम लोग अच्छे से जानते हैं। ठीक है, इनका ग्राफ कैसा बनता है, ग्राफ का सवाल भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, पहले भी पूछा गया है। तो अगर हम लोग एक ग्राफ बनाते हैं अप्लाइड फोर्स और इनके बीच में, तो कुछ इस तरह का बनता है। ये वाला पार्ट आपका काइनेटिक फ्रिक्शन वाला है, ये वाला पार्ट आपका स्टैटिक फ्रिक्शन वाला है, और ये जो है ये आप लोगों का लिमिटिंग फ्रिक्शन है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, यस, ये आपका लिमिटिंग एफ एल। बात समझ में आ गई। अब आप फोर्स बढ़ाते रहो, एफ के तो वही रहेगा, उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। तो एफ के इज गोइंग टू रिमेन द सेम, एफ एल
और ये एफ एस इसके अंदर अप्लाइड फोर्स के हिसाब से अपनी वैल्यू को अब चेंज करता जा रहा है। मैक्सिमम होने के बाद में थोड़ा सा किंक आता है और किंक के बाद में कम होके रिलीज कर देता है सब कुछ। ठीक है ना। तो फ्रिक्शन के बारे में ये बातें। फ्रिक्शन के बारे में और अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो फ्रिक्शन में आप लोगों से पूछ सकते हैं फ्रिक्शन और टेंशन के बारे में, जिसमें आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि फ्रिक्शन और टेंशन के अंदर पहले फ्रिक्शन आता है और बाद में टेंशन आता है। तो फर्स्ट इट इज फ्रिक्शन, पहले फ्रिक्शन चेक करोगे एंड देन ट्रांसफर टू टेंशन। समझ गए? ये बात आपको यहां पर पता होनी चाहिए। इसी तरह से फ्रिक्शन में क्या इंपॉर्टेंट है, तो फ्रिक्शन की जब बात करते हैं तो भाई देखो, इंक्लाइन प्लेन यानी कि एंगल ऑफ रिपोज, वो एंगल जहां तक आप लोग पोज मार सकते हैं। तो जब हम एंगल ऑफ रिपोज के बारे में बात करते हैं तो एंगल ऑफ रिपोज सबको, मुझे तो लगता है वैल्यू भी याद होगी। हम कुछ इस तरह से निकालते थे कि भाई वो मैक्सिमम एंगल जहां तक हमारा जो ब्लॉक है वो नीचे फिसलता नहीं है। ठीक है। तो ऐसे में हम लोग वैल्यू वगैरह क्या लिखते थे, कुछ याद आ रहा है? हाँ सर, सब याद है। नीचे लगाते थे mg, यहाँ लगाते थे हम लोग mg साइन थीटा, इसके अलावा हम लोग यहाँ लगाते थे एंगल थीटा मान के mg कॉस थीटा, और इसी के कारण से पीछे फ्रिक्शन जो है वो लग जाया करता था और उसकी वैल्यू आ जाती थी म्यू mg कॉस थीटा। ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन है। यहाँ पर हमारा नॉर्मल जिसकी वैल्यू mg कॉस थीटा थी। तो ये जो म्यू mg कॉस थीटा ये मैक्सिमम है, मैक्स, एफ एस मैक्स। समझ गया ना? और इन दोनों को जब बैलेंस करते थे कि चलो भाई mg साइन थीटा को म्यू mg कॉस थीटा के साथ में बैलेंस कर लिया जाए, तो हमारे पास mg कट जाया करता था और टेन थीटा की वैल्यू जो है वो म्यू के बराबर आ जाया करती थी, जहां से हमने एंगल ऑफ रिपोज को डिफाइन कर लिया था। ठीक है। तो अगर थीटा टेन इनवर्स म्यू से कम है तो बैठे रहोगे, बराबर है तो भी बैठे रहोगे, पर चलने की कंडीशन में आ चुके हो, और अगर ज्यादा है तो नीचे फिसल जाओगे। ठीक है। यही कंडीशंस थी, बस इन्हीं चीजों को लेकर हम लोग चले थे आगे। तो थीटा अगर लेस देन टेन इनवर्स म्यू है तो फ्रिक्शन होगा mg साइन थीटा, याद रखना। थीटा इफ इट इज लेस देन टेन इनवर्स म्यू देन फ्रिक्शन इज mg साइन थीटा। बराबर है तो म्यू mg कॉस थीटा, बड़ा है तो भी म्यू mg कॉस थीटा। आप चाहो तो ऐसे इसको याद भी कर सकते हो। इसके अलावा हम लोगों ने ब्लॉक ओवर ब्लॉक वाले प्रॉब्लम्स किए थे। ठीक है। तो ब्लॉक ओवर ब्लॉक वाले जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं, इन वाले प्रॉब्लम्स के अंदर हम लोगों को सिस्टम मान के क्वेश्चन को सॉल्व करना आना चाहिए था। कभी नीचे फोर्स लगवा देते थे, कभी ऊपर फोर्स लगवा देते थे। ये मान लो 2 किलो का ब्लॉक है, ये मान लो 4 किलो का ब्लॉक है। यहाँ मान लो भाई म्यू की जो वैल्यू है 0.2 है। यहाँ मान लो अभी ये एक स्मूथ सरफेस है, नीचे हम लोग फोर्स लगा रहे हैं। तो हम लोग इसमें निकाला करते थे कि भाई किस वैल्यू ऑफ फोर्स तक दोनों साथ साथ चलेंगे, किस वैल्यू ऑफ फोर्स पे दोनों अलग अलग हो जाएंगे। याद आ रहा है? हाँ, ये वही वाले सवाल तो आपको अच्छे से पता है। आप सिस्टम मानो, फ्रिक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करो। 2 किलो अगर चलेगा तो सिर्फ फ्रिक्शन के कारण चलेगा, तो इस पर फ्रिक्शन हो जाएगा म्यू इनटू एन। एन की वैल्यू यहाँ पर कितनी है सर? 20 है ना। इसके ऊपर कितनी है? 60। तो ये जो 20 लग रहा है 20 इंटू 2, तो फ्रिक्शन की वैल्यू 4 न्यूटन। इससे ज़्यादा इस पर फोर्स लगी नहीं सकती। मतलब इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का हो सकता है। तो इसके ऊपर जो फोर्स लग जाएगी वो फोर्स दोनों साथ में 2 से ज़्यादा से जा ही नहीं सकते, दोनों साथ में 6 किलो के हैं। तो उससे हम लोग सारी चीज़ें कैलकुलेट कर सकते थे। ठीक है। 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से 6 किलो का डब्बा आगे जा रहा है, तो एफ की वैल्यू कितनी आ गई देख लो भाई, 12 न्यूटन आ गई। तो कितनी आसानी से हम लोग सारी चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं, सोचो तो सही है ना। बस समझने की बात है। तो 12 से पहले तक तो दोनों साथ चलेंगे, 12 के बाद में दोनों अलग अलग हो जाएंगे, क्योंकि नीचे वाले पे ज्यादा फोर्स लगा दी, वो तो चल देगा। समझ गए? तो ऐसे हमने 2 ब्लॉक प्रॉब्लम्स वगैरह भी की थी। इसके अलावा इसमें एक कंसेप्ट है जिसमें कई लोग जो है वो अटक जाते हैं, और वो कंसेप्ट होता है जिसमें कई बार ऐसे क्वेश्चंस दिए जाते हैं कि अगर मान लेते हैं कि कोई मूविंग चीज है वो रुक रही है, तो ऐसे में उसका एक्सेलरेशन क्या होता है, उस पर भाई ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन दो। कई बार ऐसे में मेंशन्ड नहीं होता कि ऑपोजिट में लेना है, पर अगर आपको दे दिया कि कोई ब्लॉक है चलता हुआ जा रहा है, फाइनली रुक गया, तो एक्सेलरेशन क्या होगा। तो बहुत लोग इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं। ऐसे में द एक्सेलरेशन विच इज एक्टिंग ऑन दैट ब्लॉक इज ऑब्वियसली द एक्सेलरेशन कॉज्ड बाय फ्रिक्शन इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो वो उसे एक्सेलरेशन ना बोल के डेसिलरेशन बोल लो। और ऐसे में जो नेट फोर्स आप पर लग रही होती है उसकी वैल्यू म्यू एम जी के बराबर होती है, विच इज ऑब्वियसली एक्टिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। और यहाँ से एक्सेलरेशन जो है वो आपका माइनस म्यू जी के बराबर आ जाता है, तो आप डेसिलरेट कर रहे होते हो। ठीक है। अगर बॉडी रुक रही है तो फ्रिक्शन चला रहे तो एक्सेलरेशन म्यू जी हो जाएगा।
समझ गए ना? तो इस तरह से आप लोगों को ये बात समझनी होती है कि हमें क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है। तो ऐसी चीज़ों में ध्यान रखना, जैसे मान लो मैं एक कन्वेयर बेल्ट के ऊपर खड़ा हुआ हूँ, कन्वेयर बेल्ट के ऊपर अगर मैं खड़ा हुआ हूँ और कन्वेयर बेल्ट आगे जा रही है, तो इन दैट केस कन्वेयर बेल्ट मुझे तो एक्सेलरेट कर रही है ना। अब मेरे और उसके बीच में कांटेक्ट क्या है? फ्रिक्शन वाला। तो फ्रिक्शन आगे लग रहा है तो मेरा एक्सेलरेशन क्या होगा? म्यू जी। दैट्स इट, ऐसे ही करना होता है। तो ये ओवरऑल एनालिसिस है लॉज ऑफ मोशन का, जिसमें एनएलएम भी हो गया है, फ्रिक्शन भी हो गया है, और मेरे हिसाब से अभी आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा कि किस तरह से आपको इस पार्ट का एनालिसिस करना है। ठीक है, एनएलएम फ्रिक्शन डन। अगली क्लास के अंदर नए चैप्टर के एनालिसिस के साथ मिलेंगे। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, सायोनारा एंड जय हिंद।